ओवैसी ने कहा कि कैसे तुम मजहब के आधार पे पहचान पूछ पूछ कर मारोगे, और सीधे ओवैसी ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू किया, जिसने बताया कि चीन मुसलमानों के साथ क्या करता है, उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है, जिसने बताया कि नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, बुर्खा इस्तेमाल नहीं किया जाता। कम से कम ओवैसी ने ये बात तो कही, लेकिन ओवैसी को पता है इस मामले में उत्पात कैसे फैलाया जाए, इस मामले में मुसलमानों को कैसे प्रवोक किया जाए, पूरे पसवंदा मुसलमानों के अंदर भ्रम कैसे फैलाया जाए। अब ओवैसी के पास से जब संपत्ति छीनी जाएगी, जब ओवैसी की प्रॉपर्टी कब्जा किया जाएगा, तो ओवैसी घड़ियाली आंसू बहाएगा, रोएगा कि हमने राष्ट्रवाद की बात की। नमस्कार, कैसे हैं आप? पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा था असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी एक राष्ट्रवादी आवरण से ढक गया था। ओवैसी पहला शख्स था मुस्लिम नेताओं में जिसने कश्मीर पर हुए पहलगाम में हुए हिंदुओं पर आतंकी हमले की खुलकर मजम्मत की। ओवैसी ने कहा कि कैसे तुम मजहब के आधार पे पहचान पूछ पूछ कर मारोगे, और सीधे ओवैसी ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। तो पूरे देश में ओवैसी को लेकर एक नैरेटिव बना कि ओवैसी से सीख लेनी चाहिए राहुल गांधी को, मुलायम सिंह यादव के बेटे को। सामने फारूक अब्दुल्ला का बेटा भी विधानसभा में पाकिस्तान की मजम्मत करने लगा। जिस ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा जाता है, जो ओवैसी हमेशा जहर ही उगलता है, दंगा कराने के पेड़ में ही रहता है, जिस ओवैसी ने छोटे भाईजान ने कह दिया कि 15 मिनट पुलिस गायब कर दो, हम 20 करोड़ तुम 100 करोड़, और उस अपने भाई के पक्ष में हमेशा ओवैसी सफाई देता रहा। उस ओवैसी ने जब राष्ट्रवाद का आवरण उठा तो संदेह बढ़ गया। कैसे? आपको याद होगा ओवैसी ने क्या क्या कहा, जरा सोचिए। ओवैसी ने जब ये बात कही तो लोगों को लगा रही ये तो राष्ट्रवादी हो गया है, ये ओवैसी। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। ओवैसी ने जब ये बात कही तो राष्ट्रवादियों को बड़ा मजा आया, हम सब भी खुश हुए कि क्या बात है। लेकिन कुछ भी हो, ओवैसी ने पहला शख्स है मुस्लिम नेताओं में जिसने शिनजियांग का जिक्र किया, जिसने बताया कि चीन मुसलमानों के साथ क्या करता है, उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है, जिसने बताया कि नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, बुर्खा इस्तेमाल नहीं किया था। कम से कम ओवैसी ने ये बात तो कही। ओवैसी ने पूरी तरह से इस पूरे मामले में उससे पहले और इन ये हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ओवैसी की ये बात सचमुच बड़ी अच्छी लगी। ओवैसी की ये बात इसलिए अच्छी लगी कि लगा कि इतना भड़का हुआ व्यक्ति ऐसा कुछ कैसे दे सकता है। ये बयान ओवैसी ने दी कैसे? ओवैसी नायक बनकर को उभरा। दरअसल ओवैसी को असली खेल खेलना था। ओवैसी को खेल क्या खेलना था? ओवैसी को पता है कि वक्फ बिल पास हुआ संसद से,
वो कानून बन गया और ये पूरा मामला अब संसद में है। संसद में 150, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस सुप्रीम कोर्ट में 150 से ज्यादा याचिकाएं आई। सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया कि ये क्या है भाई, इतने सारे फिक्सर्स को कैसे देखेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह कह दिया कि 5 याचिकाकर्ता होंगे। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा, मैंने उस दिन कहा था, सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जो बेचैन कोई था वो ओवैसी था। ओवैसी को समझ में आ गया था कि इस पूरे खेल में ये बिल जो संसद से पास हुआ, जो कानून बन गया, अब इसका कुछ भी नहीं होना है। अब इसमें कुछ भी नहीं होना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं, इस पर, इसे सरकार इसे बदलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे चेंज नहीं करेगा। लेकिन ओवैसी को पता है कि इस मामले में उत्पात कैसे फैलाया जाए, इस मामले में मुसलमानों को कैसे प्रवोक किया जाए, पूरे पसमंदा मुसलमानों के अंदर भ्रम कैसे फैलाया जाए। तो ओवैसी ने एक नारा दे दिया। सोचिए, जिस ओवैसी के लिए अभी आप खुश थे, उस ओवैसी ने 30 तारीख, मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय मुसलमानों से यह कहा कि देश भर में ब्लैकआउट कर जाओ, बत्तियां बुझा दो 15 मिनट। 30 अप्रैल को रात के 9 बजे से 9:15 बजे के बीच अपने घरों की लाइटें बंद कर दो। ये ब्लैकआउट, ये एकदम से जिन्ना वाला स्टाइल में। तो ऐसे पलटी मार गया ओवैसी। ओवैसी अपना चेहरा दिखा गया। दरअसल ओवैसी ने जो वो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा था, जो ड्रामा ओवैसी ने किया था, वो उसके पीछे की यही चाल थी, ताकि ये अपने आप को कह सके कि हम राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, हम भारत द्रोही नहीं हैं, हम दंगा नहीं कराना चाहते, हम मुस्लिम परस्त नहीं है। ओवैसी अपने उस बयान को एक तरह से कहते ना आर्काइव कर लेना चाहता था। ओवैसी की साजिश ये थी कि उस पूरे बयान को आर्काइव करके रख ले कि हम तो भारत के साथ हैं। उसने कहा हमारे पुरखे नहीं गए पाकिस्तान, वरना हमारी क्या हाल होती। इसके पुरखों ने ही पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रखी। इसके पुरखे ने सबसे ज्यादा पैसे जिन्ना को दिए। हैदराबाद के निजाम का खेल जिसका हाथ सेवक था ओवैसी, ओवैसी के परिवार, उसके खानदान की विभाजन में बड़ी भूमिका थी। और वो कह रहा है कि हमारे परिजन, हमारे पुरखे नहीं गए। इस खेल को समझिए, दरअसल यही खेल खतरनाक है, इसी को अलतकिया कहते हैं। तो ओवैसी ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया, उसमें अपने आप को राष्ट्रवाद का उसने चंदन लगाने की कोशिश की, एक देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। दरअसल ओवैसी को पलटकर वक्फ पे हमला करना था, वक्फ को लेकर उत्पात मचाना था, क्योंकि ओवैसी को पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने जो दांव चला है, भारत सरकार ने जो दांव चला है, सुप्रीम कोर्ट में जो भारत सरकार ने स्ट्रेटजी अपनाई है, वो सीधे कह दिया कि संसद के बनाए कानून को अब छेड़ना नहीं। दरअसल देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि राष्ट्रवाद उफान पे है, अब कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल यही बेचैनी असदुद्दीन ओवैसी की थी। इसीलिए ओवैसी ने एक शातिराना चाल चला। उसे किसी भी ढंग से इससे मतलब नहीं है, उसे हिंदुत्व सनातन भारत से कोई फर्क मतलब नहीं है। उसे अपना एजेंडा चलाना था, उसे वक्फ का एजेंडा चलाना था, क्योंकि माना जाता है कि वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति पर्टिकुलरली कुछ नेताओं के पास है, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी है। यदि वक्फ की संपत्ति छीनी जाएगी तो करोड़ों करोड़ की संपत्ति ओवैसी की छीनी जाएगी। अब ओवैसी के पास सीधे जब संपत्ति छीनी जाएगी, जब ओवैसी की प्रॉपर्टी कब्जा किया जाएगा, तो ओवैसी घड़ियाली आंसू बहाएगा, रोएगा कि हमने राष्ट्रवाद की बात की, हमने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, हमने हिंदुओं के लिए बात की। मैं अकेला था जिसने कश्मीर में मजहब पूछ करके, धर्म पूछ करके, हिंदू पूछ कर मारने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, और सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दरअसल ये पूरा आवरण ओवैसी ने अपने लिए बुना। ये पूरा आवरण ओवैसी ने मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए किया। ये पूरा आवरण ओवैसी ने पसमंदाओं को भटकने से बचाने के लिए किया। और फिर उसके बाद जो दांव ओवैसी ने चला, उससे वो नंगा हो गया। अब इन सब की शातिराना खेल को दरअसल मोदी ने इस प्रचंड प्रहार से मारा है। कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। जब जनगणना आएगा तो जातिगत जनगणना होगा। इसकी सूचना
भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो ही दी, उसके बाद मैदान में कूद पड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कमाल की बात यह है कि पटाखे फोड़ने के लिए सबसे आगे निकल गए नौमी फेल लालू पुत्र तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने शाम होते जश्न मनाना शुरू कर दिया। पूरा जो राहुल गांधी क्रेडिट ले लेते, उस क्रेडिट को तेजस्वी यादव ने बुनाना शुरू किया कि हमने जो मांग की वो पूरी हो गई। दरअसल कास्ट सेंसस नीतीश कुमार की मांग थी। नीतीश कुमार ने सबसे पहल इसकी पहल की थी। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझ पे आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल गठबंधन में जो इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतना सारा कुछ हुआ है, ये वक्फ पे जो संशोधन हुआ है, आपको उसके पीछे का खेल समझ में आ जाएगा। ये जातिगत जनगणना से जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो चाल चली है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि जातिगत जनगणना करा करके मोदी ने सही मायने में जातिवादी पार्टियों को एकदम से निढाल कर दिया है। इससे चलता है कि वक्फ बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी तैयारी की। यह जातिगत जनगणना दरअसल नीतीश कुमार का ब्राइन चाइल्ड था। अब उसको मान करके दरअसल नरेंद्र मोदी ने बिहार में और आंध्रा में अपनी मजबूती स्थापित की है। इसका पूरा क्रेडिट यदि क्षेत्रीय पार्टियों में कोई लेगा तो नीतीश कुमार ले पाएंगे, लेकिन पूरा क्रेडिट देने की कोशिश राहुल गांधी की को होगी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में समझिए कि इस जातिगत जनगणना के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से एक तरह से सबको निढाल किया है। यह स्थापित कर दिया कि वक्फ बिल को अब संसद छू नहीं सकता, यह वक्फ मामले को अब पार्लियामेंट छू नहीं सकता। इस पूरे खेल में इस जातिगत जनगणना से वक्फ कानून को मोदी ने एकदम से मजबूती प्रदान कर दी है। इन ओवैसियों के पूरे शातिराना खेल को मोदी ने पस्त कर दिया है, और जो लोग जाति के आधार पर देश को बांटने का षड्यंत्र करते थे, उसको नस्ते नाबूद कर दिया है। ये मामला साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि जातिगत आधार पर जनगणना होती है तो इसमें हर जाति की आमतौर पर पहचान, ये सेंसस होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ये भी तो पता चलेगा कि ये जो भ्रम बनाया गया अपर कास्ट को लेकर के, वो भ्रम भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक तीर से कई निशान साधे गए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर इस तरह का ट्विस्ट है तो क्या है। ये जो एक नाराजगी थी, जो राहुल गांधी इस देश को जाति के आधार, सोचिए कांग्रेस का एक कैरेक्टर नहीं था, जाति में बांटने का कांग्रेस का कैरेक्टर नहीं था। सोनिया ने सनातनी हिंदुओं को बांटने के लिए ये घृणित खेल खेला। अब इस मामले में चूंकि जातीय आधार पर बांटने का खेल पस्त हुआ, भारत को एक तरह से एकजुट रहने का एक दांव हुआ, और वक्फ पे जो उत्पात मचाने की साजिश थी उसे नस्ते नाबूद कर दिया है। हर क्षेत्रीय दल जो एनडीए का है वो मजबूती के साथ साथ खड़ा होगा। तब आपको समझ में आएगा इस कास्ट सेंसस के मामले से ओवैसी जैसे चिरकुट नेताओं को, जो अलतकिया का खेल खेलना चाह रहे थे, उनके समेत तमाम जातिवादी राजनीति को पस्त कर दिया है और भारत को एकजुट करके सामने खड़ा कर दिया है। और उसके बाद एनआरसी से लेकर तमाम चीजों की एक बड़ी तैयारी कर ली है। अब आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।